नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नमस्कार, मैं पूजा पांडे और आप देख रहे हैं खबरी चौक। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज इस मौके पर मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक ऐसी महिला से जिन्होंने अंबिकापुर शहर में अपनी पहचान एक चार्टर्ड अकाउंट के रूप में स्थापित की है। आइए मिलते हैं सीए निष्ठा पांडे से और जानते हैं उनके जीवन के कुछ छोटे अनछुई पहलुओं को। जी नमस्ते, आपका खबरी चौक में स्वागत है। थैंक यू पूजा जी। आप ग्रामीण परिवेश से थी और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे प्रोफेशन को अपनाया, यह कैसे हुआ? क्या लक्ष्य पहले से निर्धारित था? नहीं, जहाँ तक मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सवाल है, एक्चुअली जैसे आपने कहा कि मैं ग्रामीण परिवेश से थी, तो मैं पहले बता दूं कि मेरी जो बेसिक एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन मेरी जसपुर के पास एक सोनक्यारी करके जगह है, बहुत छोटी जगह है, एकदम बिल्कुल गांव, आज भी गांव ही है वो। वहाँ मैंने क्लास 3 तक पढ़ाई करी। क्लास 3 के बाद मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ वाड्रफ नगर में। फिर वाड्रफ नगर में मैंने क्लास 4 शिशु मंदिर स्कूल से, देन 5 से लेके 8 तक मिशन स्कूल से, देन आफ्टर फिर गवर्नमेंट स्कूल से 12th तक की पढ़ाई करी। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बिल्कुल ग्रामीण परिवेश और जो स्कूलिंग है वो बहुत अच्छी नहीं रही, बट चूँकि पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी थी ऐसा सब कहते थे, तो और मार्क्स भी मेरे हमेशा, मतलब मैं हमेशा रैंक होल्डर रही जब तक मैंने पढ़ाई करी। तो आपका कहना है जैसे कि क्या मेरा पहले से डिसाइडेड था सीए करना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मुझे तो जब मैं सीए करने गई तो ये जानकारी भी नहीं थी कि एक्चुअली सीए होता क्या है, करता क्या है, कोई आइडिया नहीं था मुझे सीए के बारे में। बट चूँकि 12th तक रैंक होल्डर होने की वजह से, जैसे मैं 8th में जब थी तो मैंने ब्लॉक लेवल पे रैंक आई थी मेरी, उसकी वजह से मुझे स्कॉलरशिप मिली और हमेशा ही मतलब रैंक होल्डर रही। तो सभी के मन में एक बात थी, जैसे वाड्रफ नगर में जो लोग हैं, जो भी अपने परिचित, उन सबको लगता था कि मैं कुछ ना कुछ बेहतर करूँगी लाइफ में। तो उन लोगों को कई बार ये रहता था कि मतलब सबके ये थी कि बहुत बहुत अच्छा कुछ करने वाली हूँ। तो एक बार ऐसे ही क्या हुआ, मेरा एक स्कूल फ्रेंड है राहुल मिश्रा करके, उसके ब्रदर हैं मिस्टर पुरंजय मिश्रा जी, वो हमारे घर आए। उस वक्त 12th के बाद की बात है। तो वो हमारे घर आकर बैठे हुए थे, जब भी उन्होंने एक फॉर्म देखा, टेबल पे एक फॉर्म रखा हुआ था, ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज का फॉर्म था। तो उन्होंने पूछा कि ये फॉर्म किसका है? तभी पापा ने बोला कि ये मेरे लिए बोला कि निष्ठा को कॉलेज कराना है, ग्रेजुएशन, उसका फॉर्म है। तो उन्होंने बोला कि कॉलेज क्यों कराना चाहती? इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो कॉलेज क्यों कराना चाहते, क्या करेगी कॉलेज करके, मतलब सिर्फ ग्रेजुएशन करके, कुछ अच्छा कराना चाहिए। तो जब उन्होंने ऐसा पूछा तो पापा ने बोला कि अब क्या कराएं। और पहले ये भी था ना कि पहले ज़्यादा बच्चियों को बाहर भेजने के लिए भी लोगों को ये रहता था कि अरे यार बाहर कहाँ भेजेंगे अकेली बच्ची को, तो इस टाइप का भी मन में एक फीलिंग रहती थी। तो उन्होंने बोला कि ग्रेजुएशन ही करा देते हैं अंबिकापुर से, ऐसे करके। तभी वो अचानक से बोले लगे कि अरे नहीं नहीं, सीए कराइए इसको, ये तो कुछ भी कर लेगी। सबको ये था कि कुछ भी कर लेगी, बोले सीए कराइए। तो बोले सीए क्या होता है, कैसा, तो क्या रहता है, हमको तो कोई आइडिया भी नहीं है करके। तो उन्होंने बोला कि मतलब कुछ थोड़ी बहुत जानकारी दी कि ऑडिट वगैरह करता है सीए, ऐसे करके। तो मुझे मेरे पापा ने 20,000 रुपीज़ दिए मेरे हाथ में और कहा कि मतलब कुछ दिनों बाद, और बोले कि लो जाओ सीए करना है, जो भी करना है करो करके। तो मेरी कज़िन है, वो जा रही थी पीएमटी की प्रिपरेशन करने के लिए इंदौर, तो उसके साथ ही मैं भी चली गई। और मैंने वहाँ जाने के बाद क्लासेस ज्वाइन करी, खुद से देखा कहाँ कौन सी क्लासेस होती हैं, और वो सब ज्वाइन करने के बाद में मैंने सीए करा। हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स नहीं था। 11th-12th मैंने बायोलॉजी से पढ़ा था, इसलिए क्योंकि जो आपने पूछा ना कि क्या मेरा एम था सीए, तो एम होता तो ऑब्वियसली मैं कॉमर्स लेके पढ़ाई करती। तो मेरा एम डॉक्टरी करने का था, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, क्योंकि मुझे ना बचपन से थोड़ा सोशल वर्क में इंटरेस्ट था। मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में समाज सेवा करना चाहती थी। तो मुझे लगता था कि अगर मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो मैं जो ज़रूरतमंद हैं उनका फ्री में ट्रीटमेंट कर सकूंगी। बट चूँकि मुझे लगा कि यार उसमें पता नहीं क्यों, शायद मेरे अंदर फीलिंग है कि उसमें काफ़ी पैसे लगेंगे और पता नहीं ऐसा करना मेरे लिए ठीक रहेगा कि नहीं, पापा कंफर्टेबल होंगे कि नहीं।
दूसरी बात, हमारी फैमिली में सभी लोग मोस्टली मतलब पापा, बड़े पापा, चाचा जी और मामा वगैरह सब टीचर हैं, टीचिंग लाइन में है सारे। कोई एचएम में, कोई टीचर रहे, तो सबको कोई आइडिया भी नहीं था बाकी दूसरे प्रोफेशंस के बारे में बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से कुछ मतलब किसी का ऐसा कुछ था नहीं कि मेरा सीए करने जैसा कोई एम था। तो बस ये जो मैंने पहले बताया कि ऐसे ही बस डिसाइड हुआ और मैं बाहर चली गई सीए करने। और इंदौर जाने के बाद में मैंने जो क्लासेस वगैरह ज्वाइन की और फिर वहाँ से फिर मैंने सीए करा। आप साइंस बैकग्राउंड से थी, ऐसे में यहाँ तक पहुँचने में, सीए की पढ़ाई पूरी करने में कौन सी समस्या तथा चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चूँकि साइंस बैकग्राउंड से थी तो डेफिनेट सी बात है कि कॉमर्स मेरे लिए बिल्कुल नया था। और साइंस बैकग्राउंड में भी अगर मैंने मैथ्स लिया होता तो मे बी उसका कुछ बेनिफिट मुझे मिलता। लेकिन चूँकि मैंने बायोलॉजी लिया था तो बायोलॉजी में तो कुछ भी ऐसा था नहीं जो मुझे सीए की पढ़ाई के लिए कुछ सपोर्टिव कोई सब्जेक्ट नहीं था। दूसरी बात, चूँकि पहले जब मैं यहाँ थी 12th तक मैंने जब मतलब पढ़ाई करी तो एक रैंक होल्डर होने की वजह से मेरे अंदर कहीं ना कहीं बहुत प्राउड था इस बात को लेके कि मैं बहुत अच्छा करती हूँ या बहुत अच्छा पढ़ रही हूँ। तो प्राउड का मतलब गर्व है ना, घमंड नहीं रहा कभी भी। प्राउड का मतलब एक गर्व था कि नहीं मैं अच्छा करती हूँ। उस वक्त क्या हुआ कि जैसे क्लास में जब टीचर्स कुछ पूछा करते थे, कोई भी क्वेश्चन पूछते तो मैं सबसे पहले हैंड रेस करती थी। इवन क्वेश्चन पूरा नहीं होता और मेरा आंसर रेडी होता था। तो मुझे ये चीज़ ऐसी लगती थी कि मैं डेफिनेटली, मुझे भी कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगी। पर जब मैं इंदौर गई और मैंने सीए के लिए मतलब कॉमर्स की क्लासेस जब ज्वाइन की तो वहाँ जब डेबिट क्रेडिट ये सब पढ़ाई होती थी, अकाउंट्स में जब डेबिट क्रेडिट बोलते तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछते तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद यहाँ सिर्फ मैं ही एक हूँ जो जिसको कुछ भी नहीं आता। मेरी ये स्थिति थी। मतलब सारे स्टूडेंट्स जैसे क्वेश्चन पूछते तो सारे स्टूडेंट हैंड रेस करते और मैं एक होती थी जो मतलब सबको एकदम ब्लैंक होके देखती थी। इवन कई बार तो मेरी आंख में आंसू आ जाता था कि अरे यार मैं कर पाऊँगी या नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आता शायद। तो जहाँ तक चुनौती का सवाल है वो तो सीए करना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और लेकिन मैं कर पाई। अच्छा, आपने पूछा कि मैंने फिर वो कैसे किया जी। तो इसके बाद क्या हुआ कि मुझे डेफिनेटली बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। इतना स्ट्रगल कि मतलब ये मान के चलिए कि मुझे पढ़ाई के अलावा कुछ भी मतलब किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं बचा था। सिर्फ दिन रात बस पढ़ना और बस पढ़ाई करते करते पहुँची यहाँ तक। यदि यह कहा जाए कि यह एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है, आप खुद बॉस हैं अपने काम की, आपको कैसा लग रहा है काम करके? डेफिनेटली जब आप ऐसा महसूस करती हैं कि आपको हर तरह की फ्रीडम है ना अपने ऑफिस में। फ्रीडम इट मीन्स कि आप, अब जैसे आपने बोला बॉस, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि गर्व करने के लिए मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं पर प्राउड करने के लिए नहीं, मतलब घमंड करने के लिए नहीं। तो मुझे मेरे ऑफिस में भी मेरे जैसे स्टाफ जो हैं या जो मेरे कॉलीग जो मेरे साथ काम करते हैं, मुझे उनके साथ हमेशा एक फैमिली जैसा फील आता है। मुझे ऐसा लगता है ये मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स हैं और मैं उनके साथ वैसे ही रहना, वैसे ही उन्हें ट्रीट करना और वो मुझे वैसा ही ट्रीट करें, वैसा अच्छा लगता है। हाँ, सिर्फ काम के वक्त जैसे किसी का काम अगर मुझे टाइम से देना है उस वक्त मैं थोड़ी देर के लिए बॉस हो जाती हूँ, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उस वक्त मुझे चाहिए कि नहीं ये काम मुझे इस टाइम पे अगर किसी को देना है तो मुझे वो उस टाइम पे उसको करके देना है ना। और बाकी टाइम आप इंजॉय कीजिए, आराम से काम कीजिए, रिलैक्स होकर, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं। मतलब बॉस जैसा कोई प्रेशर मुझे बनाना पसंद नहीं है। सिर्फ काम टाइम पे देने के लिए बस बॉस बनना पसंद है, बाकी टाइम फैमिली मेम्बर की तरह रहना पसंद है। नए यूथ जो सीए की तैयारी कर रहे हैं और सीए बनना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि डेफिनेटली जो हमारा प्रोफेशन है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ अपने प्रोफेशन की। और हमारा प्रोफेशन डेफिनेटली एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी बिल्कुल रिस्पेक्ट भी की जानी चाहिए और कभी भी कोई मतलब फाइनेंशियली किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार सीए कर लिया तो इतना तो है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छा स्टेबल कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर कोई करना चाहते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए। और ये ज़रूर कहूँगी कि मेहनत तो देखिए करनी पड़ती है। मेहनत तो कोई भी आप तैयारी करना चाहेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे तो मेहनत तो
करना ही होगा। हर चीज़ में हर फील्ड में कंपटीशन है, तो वो तो है ही। लेकिन ये ज़रूर है कि जो अभी जो नया सिलेबस है सीए का, उसमें और पहले के सिलेबस में काफ़ी डिफरेंस है। पहले हमारे टाइम में क्या होता था, जब मैंने सीए किया था उस वक्त टाइम टेकिंग भी ज़्यादा होता था। अप्रॉक्सीमेट 5.5 ईयर लगते थे उस वक्त सीए कंप्लीट करने में, जबकि अभी 3.5 ईयर में ही सीए मतलब कर सकते हैं कंप्लीट कोर्स। दूसरी बात कि अभी का जो सीए का रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट भी अभी काफ़ी अच्छा आ रहा है, मतलब 10+% में रिज़ल्ट आ रहा है। तो ये भी एक मतलब बेनिफिशियल है अभी जो नए सीए करना चाहते हैं। हमारे टाइम में रिज़ल्ट मतलब पॉइंट में इवन कई बार 1% 2% रिज़ल्ट होता था। तो अभी बिल्कुल सीए प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए और अपना बेहतर लाइफ बनाना चाहिए, जो भी करना चाहेंगे। आप ग्रामीण परिवेश में रहते हुए भी इंदौर जैसे शहर में पढ़ने गई, वो भी सीए की पढ़ाई करने, जिसके बारे में कुछ जानकारी नहीं था। तो किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कैसा रहा आपका सफ़र? आपने जैसे पूछा कि किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तो मैं यही बोलूँगी कि मुझे तो ऐसा लगता है मुझे हर पग पे चुनौतियों का ही सामना करना पड़ा। यहाँ से जाने से लेकर और सीए बनने तक बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन इस हर चुनौती में कुछ शक्तियाँ थी जो मेरे साथ थी हमेशा। सबसे पहली शक्ति मेरी माँ का प्यार, दूसरी शक्ति मेरे पापा का आशीर्वाद, उनका सपोर्ट, और इन सब के अलावा ईश्वर का आशीर्वाद। मैं भगवान को बहुत ज़्यादा भगवान पे बिलीव करती हूँ, और सभी को मैं ये कहूँगी भी कि वो एक ऐसी शक्ति है जो आपको हर वक्त शक्ति देती है। आप कोई भी काम लाइफ में करना चाहते हैं, कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि आप हिचक रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार मुझसे होगा नहीं होगा, कोई भी परेशानी महसूस कर रहे हैं, एक बार याद कीजिए सच्चे दिल से भगवान को, डेफिनेटली वो रास्ता दिखाते हैं। तो मुझे हर उस चुनौती में भगवान ने रास्ता दिखाया। और रही बात जैसे चुनौतियों की, तो कुछ चीज़ें मैं जैसे बताऊंगी। एक तो ये कि मुझे जैसे सीए की जानकारी नहीं थी। अब मैं बिना जानकारी के सीए करने चली गई। अब वहाँ जाने के बाद में क्या हुआ कि एक रजिस्ट्रेशन होता था, जैसे कि आपको रजिस्टर्ड होना होता था कि आपको सीए आगे करना है, तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता था। मैंने वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया। इसके बाद में आज जैसे सबको पता है कि सीए की क्लासेस होती हैं। आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके, कोचिंग क्लासेस में जाके सीए के मतलब जो सब्जेक्ट्स होते हैं सीए करने के लिए, उनकी क्लासेस करते हैं, और वो क्लासेस करने के बाद में आप एग्ज़ाम देते हैं। और मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि ऐसा कुछ भी करना है। मैंने तो फॉर्म फिल कर लिया। फॉर्म फिल करने के बाद में इंस्टीट्यूट से मॉड्यूल्स आते हैं, कुछ बुक्स आती हैं इंस्टीट्यूट से। मुझे लगा, जब वो बुक्स आई मुझे लगा बस मुझे इसको पढ़ना है, और मैं वो पढ़ रही थी। उस दौरान मुझे अचानक से कॉलेज में एक दिन मालूम पड़ा, क्योंकि मैं साथ साथ कॉलेज भी कर रही थी। मेरा सीए कंप्लीट करते करते मतलब कॉलेज भी मैंने कर लिया था, ग्रेजुएशन भी मैंने साथ साथ ही कर लिया था। तो उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि एक दिन एक टीचर ने पूछा मुझसे कि तुम क्या कर रही हो। अच्छा, इस बात पे मैं बताती हूँ उन्होंने क्यों पूछा, क्योंकि अदरवाइज़ किसी को तो कुछ लेना देना होता नहीं है। इतने सारे स्टूडेंट्स में कौन पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, सबको यही कि कॉलेज कर रहे हो। बट चूँकि कॉलेज में मेरा जैसे और भी जो कॉम्पिटिशन्स होते थे उनमें भी मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती थी। जैसे मुझे स्पीच डिबेट, एसे राइटिंग, है ना, पोएम्स वगैरह, कविताएं बोलना, दूसरे की कविताएं बोलना, कविताएं लिखना, है ना, आज भी इन सब चीज़ों में भी इंटरेस्ट है, और थोड़ा सोशल वर्क में तो उस वक्त भी था। तो जब मैं वहाँ इंदौर गई तो कॉलेज में जब ये कॉम्पिटिशन्स हुए, तो आज भी मुझे याद है लगभग मैंने 14-15 कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से हर कंपटीशन में मुझे कोई ना कोई रैंक आई थी। लगभग 5-7 कंपटीशन में फर्स्ट रैंक, 3-4-5 में सेकंड रैंक, कुछ में थर्ड रैंक, ऐसे सब में रैंक आई। तो जो वहाँ की मतलब क्या बोलना चाहिए, टीचर हैं एक, उन्होंने मुझे पता नहीं क्यों, मतलब वो बहुत मतलब उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उन्हें ऐसा लगा कि यार बहुत स्टूडेंट बाहर से एक आई है, और जो भी है उनके मन में आया होगा। उन्होंने मुझे बुला के पूछा कि तुम कर क्या रही हो, सिर्फ कॉलेज करने आए हो, कहाँ से आए हो। मतलब उन्होंने मेरे बारे में पूछा बहुत कुछ। तो मैंने उनको बताया कि मैम मैं यहाँ पे सीए करने आई थी, तो मैंने सोचा कॉलेज भी कर लेती हूँ, और मैं मॉड्यूल्स आए उनसे पढ़ती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं बेटा, सीए जब करना होता है ना तो क्लासेस ज्वाइन करनी होती है, आप सिर्फ उसको पढ़ के सीए नहीं कर पाओगे खुद से, और ऊपर से आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो। तो मैंने बोला फिर मैम क्या करना होता है। तो उन्होंने बोला कि आप ना क्लासेस पता करो, यहाँ पे क्लासेस चलती हैं। तो उन्होंने मुझे एक क्लास का एड्रेस दिया।
पेस एकेडमी नाम था उसका। वहाँ एक प्रेरक त्रिवेदी सर करके एक टीचर थे, उनके पास भेजा उन्होंने, बोले वहाँ जाओ। फिर जब मैं उनके पास गई तो मैंने बोला सर ऐसा ऐसा है, मुझे सीए करना है। बस इतना ही तो आता था, सीए करना है, सीए करना है, कुछ भी नहीं पता होता था उस वक्त ढंग से हम लोग। हाँ, अभी तो क्या होता है कि पेरेंट्स कितने अच्छे से सजेस्ट करते हैं, कितने अच्छे से बताकर भेजते हैं और पूरा उनका अरेंजमेंट करते हैं, और मेरे टाइम तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर जब मैं वहाँ सर के पास पहुँची तो सर ने मुझसे कहा कि पूछा क्या कैसा है, तो मैंने बताया अपने बारे में। तो मैंने उनको बोला ये बात होगी नवंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मुझे लगता है मैं अगस्त सितंबर में उनके पास गई, और मेरी एग्ज़ाम की डेट थी नवंबर की, है ना। तो लगभग 4 मंथ बचे थे, 3.5 मंथ मेरे पास बचे थे एग्ज़ाम देने के लिए। तो मैंने सर को बोला कि सर ऐसा ऐसा है, मुझे तैयारी करनी है और एग्ज़ाम देना है। उन्होंने बोला कि फॉर्म फिल कर लिया? मैंने बोला हाँ नवंबर में एग्ज़ाम है। तो उन्होंने बोला बेटा नवंबर की एग्ज़ाम आप अभी कैसे दे पाओगे? मैंने बोला क्यों सर? तो उन्होंने कहा कि 6 मंथ का कोर्स होता है एटलीस्ट, बोले कोर्स करने में 6 मंथ लगते हैं। तो मैंने बोला कि सर फिर? बोले तुम्हारे पास तो 4 मंथ भी नहीं है पूरे पूरे, तो तुम क्लास कैसे करोगी? तो मैंने बोला सर आप ऑप्शन बताइए कैसे कर सकती हूँ। उन्होंने बोला पॉसिबल नहीं है, एक तो आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो और ऊपर से इतने कम टाइम में कैसे मैं कोर्स मतलब कंप्लीट कराऊंगा। मैंने बोला सर बस आप ऑप्शन बताइए, करना मेरा काम है पर मुझे करना है। तो बोले नहीं तुम मई में एग्ज़ाम दे देना नेक्स्ट ईयर। मैंने बोला नहीं सर मुझे एग्ज़ाम तो नवंबर में ही देनी है, मैं घर पे सबको बोल के आई हूँ ना, तो मुझे एग्ज़ाम तो अभी देनी है। तो उन्होंने बोला कि फिर एक ऑप्शन है, तुम ऐसा करो कि दिन में जैसे बैच चलती है ना, तो जैसे 3 शिफ्ट में क्लासेस लगती थी मैथ्स की और स्टैट्स की। तो उन्होंने बोला ऐसा करो कि तुम तीनों शिफ्ट में अगर क्लास अटेंड करोगी तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट की क्लास तुम तीनों शिफ्ट में अटेंड कर पाओगी, है ना, 2 सब्जेक्ट की केवल, बाकी के सब्जेक्ट तुम्हें खुद पढ़ने होंगे अलग टाइम में। और एक दिन में तुम्हें 6 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 3 शिफ्ट में पढ़ोगी, मतलब कि 3 चैप्टर मैथ्स का, 3 चैप्टर स्टैट्स का। तो मैथ्स और स्टैट्स का 3 मतलब 6 चैप्टर पढ़ोगी तुम एक दिन में, और फिर उसका होमवर्क, ये सारी चीज़ें तुम सोच लो कैसे मैनेज करोगी। मैंने बोला हाँ मैं ट्राई करूँगी। फिर मैंने क्या किया कि क्लास ज्वाइन कर ली और वो पढ़ना शुरू किया। तो मेरा रूटीन ऐसा होता था कि सुबह 4 बजे उठने के बाद से लेके और रात में 12 बजे तक पढ़ाई, मतलब दिन भर क्लासेस और अपना पढ़ाई का जो भी टाइम टेबल था। तो हार्डली 4 घंटे सोने को होते थे मेरे पास, और उसके अलावा पूरे टाइम बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और जो भी भाग दौड़ उस बीच की होती थी वो करती थी। फिर फाइनली जब रिज़ल्ट आया, एग्ज़ाम दिया, मैंने तैयारी की, एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद जब रिज़ल्ट आया तो मुझे पता चल गया था, जब एग्ज़ाम दिया मैंने, मुझे लगा कि शायद 1-2 मार्क्स के लिए नहीं हो पाएगा, ऐसा मुझे लग रहा था। बट जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि पता है तुम्हारा सीए क्लियर हो गया पहला एग्ज़ाम। तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। फिर बोला नहीं नहीं आके रिज़ल्ट देख लो। फिर मैं गई सर के पास, वही उन्हीं के यहाँ। फिर वहाँ मैंने देखा कि हाँ मेरा पहला एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो उस दिन मेरे अंदर एक जो कॉन्फिडेंस आया ना, वो बहुत बहुत ज़बरदस्त था। मुझे ऐसा लगा कि सच में कर सकती हूँ। और वो सर जो है उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया और मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा खुश हुए। और उन्होंने बोला कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, सर ने बोला कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मतलब कोई ऐसे मतलब कर सकता है। तो उस दिन मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। तो इस टाइप की चुनौतियों के साथ कंटिन्यू किया। और भी इसके अलावा लाइफ तो चुनौतियों से ही भरी होती है। आज खुद का कार्य करके आपको कैसा लग रहा है? खुद का कार्य इट मीन्स जैसे आपने पूछा अभी कि ऑफिस है मेरा अपना, तो डेफिनेटली अपना काम करना तो अच्छा ही लगता है। और इसके अलावा चूँकि मुझे ना हमेशा लोगों के साथ उठना बैठना, उनसे बातें करना, लोगों के बारे में जानना, ये सब हमेशा से पसंद रहा है। मतलब मैं कभी रिजर्व रहना पसंद नहीं करती रही कभी भी। तो आज क्या होता है, खुद का काम चूँकि मेरा है तो मुझे ऐसा लगता है, हमेशा मैं सोचती रहती हूँ ना कि मैं कितने सारे लोगों को काम प्रोवाइड कर सकूँ। मतलब कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें जोड़ सकूँ और जिन्हें कुछ सिखा सकूँ और जो कुछ काम में आगे मतलब बढ़ सकें और कुछ अच्छा कर सकें, है ना। तो मैं हमेशा इस कोशिश में रहती हूँ। इस वजह से मुझे अपना काम और ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि जैसे कई बार क्या होता है कि अगर हम किसी के यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो हम डेफिनेटली हम खुद ही बंधे हुए हैं, है ना, कहीं पे। तो चूँकि अपना काम है तो मैं और लोगों को भी इसमें काम दे पाती हूँ, लोगों से मिल पाती हूँ। बहुत लोगों से मिल के उनसे इंटरेक्ट होकर उनके बारे में जानने का भी मौका मिलता है। महिला दिवस पर आप महिलाओं और लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे पहले तो महिलाओं लड़कियों सभी, वैसे तो दुनिया के लिए सभी के लिए है, बट महिलाओं और लड़कियों के लिए जीवन ना कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है बहुत संघर्षपूर्ण होता है, बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण।
और ये जीवन जो है ना एक युद्ध है ना। तो मेरा मेन संदेश तो सबके लिए यही रहेगा कि फिर भी हमेशा डटकर सामना कीजिए हर तकलीफ़ का, हर परेशानी का, और अपनी ज़िंदगी का एक सपना बनाइए, एक ऐसा एम निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य के पीछे जी जान लगा दीजिए और उसको हासिल कीजिए। क्योंकि कहते हैं ना, युद्ध से डरकर भाग जाना कायरों का काम है। युद्ध से डरकर भाग जाना कायरों का काम है, संघर्ष तो करना पड़ेगा, ज़िंदगी संग्राम है। तो इन्हीं 2 लाइनों में जो बातें छुपी हैं वही मेरा संदेश है महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जैसे लड़कियां अगर कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो जैसे उनकी जो माताएं हैं, महिलाएं जो भी माताएं हैं, माता पिता और जो भी लोग हैं, उन्हें आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करना चाहिए। उनका हमेशा उद्देश्य होना चाहिए महिलाओं का कि वो अपनी बेटियों को प्रोत्साहित करें और आगे बढ़ने दें उन्हें। जैसे कई जगह मैं देखती हूँ किसी न किसी चीज़ को लेकर रोक दिया जाता है। कहीं कहते हैं, जैसे मैंने अपने बारे में बताया कि जैसे बाहर जाने की जो बात थी, तो कई बार ऐसा होता है कि घर के लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती। दूसरी बात, मैं बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहती कि लड़कियों को कि आप अपने पेरेंट्स का अनादर करें, उनकी बात ना मानें, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं, बल्कि उनके संस्कारों को अपने साथ लेकर चलना चाहिए क्योंकि वो अच्छी सीख देते हैं हमें। लेकिन एक बात फिर भी मैं कहूँगी, शायद मेरी बात थोड़ी अजीब सी लगे, लेकिन कभी कभी अपनी बात रखने में भी ना पीछे नहीं रहना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, जैसे आज किसी लड़की को कहा जाता है कि सपोज़ शादी के लिए कोई लड़का दिखा दिया गया कुछ भी, या कोई भी ऐसा काम जो कभी कह दिया गया और वो कर लेती हैं क्योंकि उन्हें ये संकोच होता है कि जैसे किसी का मन है कि नहीं मुझे ये प्रोफेशन चूज़ करना है, घर वालों ने बोल दिया नहीं ये प्रोफेशन चूज़ कर लो, ठीक है कर लेते हैं, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा नहीं, उन्हें थोड़ी स्वतंत्रता होनी चाहिए। लड़कियों को भी अपने निर्णय लेने में उनको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए घर की तरफ से, और लड़कियों में भी अंदर होना चाहिए कि वो अपने मन की बात कह सकें और रख सकें। जीवन का कोई ऐसा पल, कोई ऐसी चुनौती, कोई ऐसा सफलता जिसे आप महिला दिवस पर शेयर करना चाहें, जिससे जीवन को कोई सबक मिली हो? सबसे पहली सफलता, सबसे जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशनुमा जो रहा, सबसे मेरे जीवन की जो मेन सफलता है, वो तो जैसा आपने अभी सारे सवालों में पूछा, या मुझे भी जो लगता है कि मेरा सीए बनना ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। तो मैं यही कहूँगी कि रही बात चुनौतियों की, तो सीए बनने में जैसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और आपने पूछा कि मैं कुछ जो शेयर करना चाहूँ, ज़िंदगी के अनुभव से भी और लोगों को देखकर भी बहुत सारे अनुभव मिलते हैं, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, कभी भी कोई भी निर्णय। और जब तक अपने पैर पे खड़ी ना हो जाए, जब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट ना हो जाए, तब तक फैमिली को भी उन्हें टाइम देना चाहिए। जैसे शादी वगैरह की जल्दी नहीं करनी चाहिए कभी भी फैमिली को, कि बहुत जल्दबाजी में जो शादी कर देते हैं लोग, मुझे ऐसा लगता है कि उससे, क्योंकि होता क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे कई बार क्या होता है कि किसी लड़की की शादी कर दी गई, हो सकता है वो अपना जो भी करना चाहती थी वो वहाँ तक नहीं कर पाई, सपोज़ करिए उसने बाद में किया, उस दौरान कई बार क्या होता है कि दोनों के बीच एक गैप भी हो सकता है। सपोज़ करिए कि हस्बैंड की जॉब और लेडीज़ की जो वाइफ की जॉब है, हो सकता है उसमें बैलेंस ना हो, या वो मे बी किसी वजह से वो थोड़ा उससे ऊंचे प्रोफेशन में या ऊंचे जगह पे अगर वो चले जाती है, उस टाइम अगर वो अपने बिहेवियर में कितना भी स्मूथ रहती है, वो अपना बिहेवियर कितना भी अच्छा रखे, लेकिन ये जो दुनिया है ना, वो सामने वाले को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कई बार कि वो तुमसे ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है, और वो चीज़ उनकी कहीं ना कहीं, क्या पता इस वजह से उनकी फैमिली लाइफ भी एक लाइफ होती है ना, क्योंकि जो लेडीज़ है, जो महिला है, लड़की है, वो कहते हैं ना पुल का काम करती है, बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं उनके लिए। तो वो जब 2 परिवारों को एक साथ लेकर चलती है तो उसे बैलेंस बनाना बहुत बहुत टफ होता है, और उस सिचुएशन में हस्बैंड के साथ बैलेंस बनाना, प्रोफेशन के साथ, बच्चों के साथ, हर किसी के साथ बैलेंस बनाने के लिए उसे कम से कम एक बार पहले स्टेबल हो जाने दिया जाना चाहिए, फिर उसके बाद उसकी आगे की लाइफ डिसाइड की जानी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज उसके सारे संघर्ष उसे खुद ही झेलने पड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निष्ठा जी आपका।